Hello everyone, a very good day to all of you. Hey, I'm Yashveer Singh and I welcome you to your own YouTube channel FPA Exam Prep. So this is our second video of our series mock test for SSC CHSL 2024. So don't go anywhere, be with us till the last of this video. Let's get started. चलिए तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मॉक टेस्ट सेकंड का, जो कि है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, आपको इस सेंटेंस का जो फिलिंग दे रखी है उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो भरना है। एंड बिलीव मी, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। इस चीज के लिए मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना है, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? अलेक्जेंडर्स होप डैश द होल ऑफ इंडिया वाज नॉट मटेरियलाइज्ड ड्यू टू हिज इल हेल्थ। ठीक है, मतलब अलेक्जेंडर का जो होप था पूरी की पूरी इंडिया को कन्क्वेयर करना, जीत लेना, वो मटेरियलाइज नहीं हो पाई क्योंकि उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी। सो अब हमें क्या देखना है? ऑफ के बाद कन्क्वेयर तो कभी नहीं आता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफ प्रेपोजिशन है। अगर वर्ब को उसके बाद लिखोगे तो दैट शुड बी इन जेरंड फॉर्म। जेरंड फॉर्म का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ आनी चाहिए। तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब कभी फर्स्ट फॉर्म में नहीं आती। सो दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है कन्क्वेड। तो कन्क्वेड नहीं आएगा। अलेक्जेंडर्स होप कन्क्वेड द होल। अब अलेक्जेंडर्स होप जो है वो हमारा नाउन है। ठीक है, कन्क्वेड द होल वर्ल्ड का मतलब हो जाएगा अलेक्जेंडर का जो होप था कन्क्वेड। अलेक्जेंडर्स होप कन्क्वेड, इसका मतलब है होप ने कन्क्वेड कर लिया, अलेक्जेंडर ने नहीं। अलेक्जेंडर की होप ने ऑल इंडिया को कन्क्वेड कर लिया। तो ये इस वजह से गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फैक्ट हो जाएगा, जबकि वो होप कर रहा है। सो ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। अब प्रॉब्लम आती है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, नो डाउट, और ऑफ के बाद वर्ब की जिरेंड फॉर्म भी आ जाती है, नो डाउट। तो अब इन दोनों के बाद हमें लिखना क्या चाहिए? ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। तो यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है। तो अभी आपको क्या समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, एक छोटी सी बात है जो मैं यहां पर बता रहा हूं। हालांकि अगर आपने जो ये होता है ना आपका वर्ब्स को, अगर एडवांस वर्ब को आपने डीपली पढ़ा हुआ है, जिसमें हमारे पार्टिसिपल्स होते हैं, जिसमें हमारा जेरंड होता है और जिसमें हमारे आपके और भी जो वर्ड होते हैं वो होते हैं, तो अगर उसको आपने डीप से पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो जेरंड वर्ड होता है हमारा, जो जेरंड फॉर्म होती है, वो हमेशा ऐसे एक्शंस के लिए लिखी जाती है। जैसे मान लो ये होप है। अब होप जो वर्ब है, अगर इससे पहले कोई काम हो गया है तब तो आप जेरंड फॉर्म लिख सकते हो या इसके बराबर पे कोई काम चल रहा है। लेकिन हमें मालूम है जब भी आप होप करते हो तो फ्यूचर के लिए करते हो। जब भी होप की जाती है तो फ्यूचर के लिए की जाती है। अब फ्यूचर के लिए की जाती है तो होप से पहले तो ये काम हो नहीं सकता है। पहले आप होप करोगे तभी तो वो काम आगे होगा। तो ये फ्यूचर का काम है, ना कि ये इस वर्ब से पहले का काम है। तो अगर इस वर्ब से पहले का काम होता तो जेरंड फॉर्म लिखते, या उसी वर्ब के साथ साथ चल रहा होता तो जेरंड फॉर्म लिख सकते थे। क्योंकि ये इस होप को हमेशा फ्यूचर में करेगा, तो फ्यूचर के लिए हमेशा हमें इन्फिनिटिव फॉर्म लिखनी पड़ती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो टू कन्क्वेयर होगा। ये तीनों आंसर हमारे गलत हो जाएंगे। तो बात समझ में आई? अगर आप फ्यूचर के लिए कोई होप कर रहे हो तो हमेशा आपको क्या लिखना है? वर्ब की टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो, जैसे मैं एक सेंटेंस दूं आपको, आई रिग्रेट डैश दैट, यहां पे हमें से की फॉर्म भरनी है, दैट वी कांट स्टे हियर एनी लॉन्गर। एक सेंटेंस मैंने ये लिख दिया। दूसरा मैंने लिखा आई रिग्रेट डैश स्पेंड, इसकी फॉर्म भरनी है ऑन ये दो सेंटेंस मैंने आपके लिखे। अब देखो, दोनों ही वर्ड रिग्रेट हैं। अब रिग्रेट हम अगर किसी फ्यूचर के एक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 2+v1 लिखो। लेकिन रिग्रेट हम ऐसे एक्शन के लिए कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, अब उसका हमें पछतावा हो रहा है, तो हमें जेरंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अब रिग्रेट की बात करूं कि वो कह रहे हैं दैट वी कांट स्टे हियर एनी मोर एनी लॉन्गर, तो
तो अभी वो वहां रुके हुए हैं, आगे के लिए वो बोल रहे हैं कि आगे के एक्शन के लिए हम अभी से ही पछतावा कर रहे हैं कि हम आगे नहीं रुकेंगे। तो ये फ्यूचर की बात हुई। तो देखो यहां टू से लिखना पड़ेगा आपको। अब यहां रिग्रेट है, स्पेंड कर दिया उसने। अब ये जो पैसा है वो फ्यूचर में स्पेंड करेगा या वो कर चुका, अब उस पर रिग्रेट कर रहा है? तो आप कहोगे सर कर चुका। तो इफ रिग्रेट से पहले का एक्शन है, यहां स्पेंडिंग लिखोगे। बस ये इसका आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा। अब होप अगर कोई करता है तो वो होप पहले हो जाती है उसकी। जब वो पहले हो जाएगी तो होप करेगा, क्यों? होप हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है। तो 2 + V1 लिखो, आंसर इसका हो गया 2 + V1। आई थिंक ये बात आपको इजीली क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अब इसमें आपको एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है यहां पर। अब देखो वी विल हैव टू फाइंड एन। देखो अल्टरेशन ये गलत वर्ड है, अल्टरकेशन होना चाहिए था, अल्टर ई लिख दिया। अल्टरकेशन और अल्टरेशन दोनों ही वर्ड अलग है, यहां पर फिट होते ही नहीं है। इन दोनों का मतलब है किसी चीज में बदलाव करना। यहां पर आना चाहिए या तो अल्टरनेट या अल्टरनेटिव। अब दोनों में ही बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि भाई अल्टरनेट भी तो आ सकता है। वी विल हैव टू फाइंड एन अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द फ्यूचर। ठीक है, अब हम इसमें अल्टरनेटिव सोर्सेज लिखें या अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिखें? तो बच्चे कहेंगे सर दोनों ही लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं अल्टरनेट आएगा, अल्टरनेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब मैं आपको समझा देता हूं। ये जो अल्टरनेटिव होता है ना बच्चों, ये हुआ नाउन, और ये जो अल्टरनेट होता है ये हुआ एडजेक्टिव। तो अब आप देखो कि नाउन तो ऑलरेडी दे ही रखा है। अब अगर यहां नाउन दे रखा है तो नाउन से पहले नाउन लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब अल्टरनेट सोर्सेज, ये भी नाउन ये भी नाउन, दो नाउन एक साथ कभी नहीं आते। सो सोर्सेज अगर नाउन है तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें एडजेक्टिव देना पड़ेगा। दैट इज वाई अल्टरनेट यहां पर वर्ड आएगा। तो आंसर हो गया आपका अल्टरनेट। गॉट इट? तो अल्टरनेट एडजेक्टिव होता है, वो हमेशा नाउन को डिफाइन करता है। अल्टरनेटिव अपने आप में नाउन है, तो नाउन से पहले नाउन नहीं आ सकते। ये इसका सिंपल सा आपका लॉजिक है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, अब देखो डार्कनेस स्पिल्ड लाइक इंक एंड बिगन टू स्प्रेड इट एवरीवेयर। ठीक है, अब इसमें आपको एरर निकालना है। अब ये जो पूरा सेंटेंस दिया है उसको पार्ट में यहाँ डिवाइड कर दिया है। चारों में से ए पार्ट में एरर है, बी में, सी में, डी में, ये आपको देखना है। सो अब आप देखें डार्कनेस स्पिल्ड लाइक इंक, डार्कनेस जो थी, अंधेरा जो था, इंक की तरफ फैल गया। एंड बिगेन टू स्प्रेड, और शुरू हो गया फैलना, एट एवरीवेयर। अब देखो यहां पर क्या है, ये जो एट प्रेपोजिशन लिखी है ये प्रेपोजिशन गलत है बच्चों। यहां पर एट जो प्रेपोजिशन होती है वो किसकी होती है? वो होती है पॉइंट की। ठीक है, या फिर उसको हम यूज करते हैं टारगेट के लिए। ठीक है, टारगेट की प्रेपोजिशन होती है। ठीक है, या फिर टाइम का पॉइंट होता है, या फिर वो आपका प्लेस का पॉइंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एवरीवेयर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ही नहीं है, तो एट को पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। एट यहां पर फिट नहीं बैठेगा। अब या तो हम ये करें कि यहां लिख दें ऑन, तो जब वो फैलेगी तो किसी सरफेस पर ही फैलेगी, तो सरफेस की प्रेपोजिशन ऑन होती है, तो ऑन लग जाएगा तो ऑन एवरीथिंग हो जाएगा। नहीं तो आप ऑन एवरीथिंग की जगह पर एवरीवेयर लिख सकते हो। अब चाहे ऑन एवरीथिंग लिख दो चाहे एवरीवेयर लिख दो, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? एवरीथिंग हमारा एक तरीके से नाउन या प्रोनाउन मान लेंगे हम इसको। अब नाउन और प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसको प्रीपोजिशन देनी पड़ेगी। तो ऑन एवरीथिंग क्या हो गया? आपका प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये दोनों भी क्या हो गए हमारे यहां पर क्लियर हो गए। और अगर इन दोनों को हटा दें तो एवरीवेयर अपने आप में एडवर्ब हो गया। तो ऑन प्लस एवरीथिंग मिलाकर भी एडवर्ब बनता है और अकेला एवरीवेयर भी एडवर्ब है। तो एवरीवेयर लिखोगे तो भी ठीक हो जाएगा, ऑन एवरीथिंग लिखोगे तो भी ठीक हो जाएगा। सो हमारा ग्रामेटिकल एरर जो है वो किस में है? एट एवरीथिंग पर। बात समझ में आई? क्लियर है ये पॉइंट आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो ये पेपर में कई बार पूछा गया है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसको बड़ा ध्यान से समझ ले। मैं इसका ट्रिक भी बता देता हूं आपको। देखो इसका आंसर पहले वाला है, ये तीनों गलत हैं इसके आंसर। तरीका क्या है? एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर कहते हैं, लेकिन आपको एंटरप्रेन्योर ही बोलना है, तभी ये याद रहेगा आपको। एंटर की स्पेलिंग क्या होती है? ENTER। ये एंटर की स्पेलिंग होती है, बस आपको ध्यान रखना है। यहां पर एंटर की स्पेलिंग हो ENTER।
ENTRE, मतलब यहां पर E R आता है, एंटर में E पहले आता है, R बाद में आता है, इस एंटर में R पहले आ जाएगा, E बाद में आ जाएगा, एंटर। प्री की स्पेलिंग पता ही है आपको, प्रे। और जो न्योर होता है यहां पर आपको NUR ही नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग हो जाएगी NEUR, न्योर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है एंटरप्रीन्योर, तो ये इसकी स्पेलिंग होती है, और जो कि सबसे पहली स्पेलिंग है। बाकी में देखो सब में यू पहले आ गया है, ये गलत हो गया हमारा। तो बेसिकली आपको कैसे ध्यान रखना है, एंटर की स्पेलिंग TER होती है, ऐसे करना है RE PRE, और NE ना करके NURE करना है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा जंबल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन है, ठीक है। वही है कि इसे सीक्वेंस में लगाना है। तो कह रहा है गिवन बिलो आर 4 जंबल्ड सेंटेंसेस, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। अब इसको समझने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि भाई दो पर्टिकुलर सेंटेंसेस कहीं पर भी हम पेयर बना लेते हैं, तुरंत हमें उसका आंसर मिल जाएगा। वन हैज टू सी इफ दिस इज जस्ट अ बबल, देखो ये पहला नहीं हो सकता, इससे पहले वन हैज टू सी इफ दिस बोल रहा है तो किसी ना किसी को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बायोटेक स्टॉक्स रिसेंटली सेट द बाउर्सिस ऑन फायर, चलो ये देख लेते हैं, ये हो सकता है। कंपनीज लाइक इंद्रायणी बायोटेक हैव कोटेड अ 200% राइज, चलो इसको भी देख लेते हैं। द लेटेस्ट क्रेज फॉर बायोटेक शेयर्स लेड टू अ स्पर्ट इन देयर प्राइसेस। अब देखो ये वाला और ये वाला कुछ मैच करते हैं, अब देख लेते हैं। बायोटेक स्टॉक रिसेंटली सेट द बाउर्सिस ऑन फायर, देखो ये सबसे पहली ओपनिंग स्टेटमेंट है हमारी कि यहां पर इसने इंट्रोडक्शन दे दिया कि बायोटेक स्टॉक्स जो हैं उनमें अचानक से आग लग गई है। कैसे, कह रहा था लेटेस्ट टेस्ट फॉर बायोटेक शेयर्स लेड टू अ स्पर्ट इन देयर। अब इस बात का रीजन क्या है, ये है, तो देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं बी और डी। अब बी और डी देख लो कहां पर है, कहीं पर है, पहले में दे रखा है बी और डी, और किसी में दे रखा है नहीं दे रखा है, इसका मतलब हमें आंसर मिल गया, हमें आगे पढ़ना ही नहीं है। अब एक बार पढ़ के देख लेते हैं पूरा। बायोटेक स्टॉक रिसेंटली सेट द बाउर्सिस ऑन फायर, द लेटेस्ट क्रेज फॉर बायोटेक शेयर्स लेड टू अ स्पर्ट इन देयर प्राइसेस। Companies like Indrayan Biotech have quoted a 200% rise, 200% rise हो गया एकदम। अब वो कह रहा है one has to see if this is just a bubble and if it will burst। अब क्योंकि उन्होंने 200 का तुरंत राइज किया है तो ये हमें देखना पड़ेगा कहीं वो बबल तो नहीं है कि अचानक ही फट जाए वो और एकदम शेयर डाउन आ जाए। तो देखो ये दोनों मैच करते हैं और ये दोनों मैच करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, पहला वाला आंसर हो गया करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन जरूर पूछेगा CHSL में आपको, सो मेक श्योर कि आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो क्लियर हो आपको हर तरीके से। देखो क्या है, द फादर सेड टू हिज सन डोंट गो नियर द फायर। सो सिंपल सा एक चीज बता देता हूं मैं आपको, द फादर सेड टू हिज सन डोंट गो नियर द फायर। जब आप ये बात पढ़ते हो तो जब आप एक फादर अपने बेटे को ये बात बोल रहा है तो वो वॉर्न कर रहा है उसको, तो हमें ये पता लग गया कि यहां पर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो वॉर्न होनी चाहिए। देख लो किसी और में कुछ और तो नहीं लगा, देखो सैड लिखा हुआ है, सैड हो ही नहीं सकता, तो इसको तो पहले से ही काट दो आप लोग, ठीक है। तो एक ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यहां से डिलीट हो गया। दूसरा देखते हैं कि अब और क्या देख सकते हैं, द फादर वॉन्ड के बाद कभी भी ना टू नहीं आता, वॉन्ड के बाद कभी टू, वॉन्ड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, वॉन्ड के बाद टू लिखा हुआ है और हमें पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं द फादर वॉन्ड हिज सन, द फादर वॉन्ड हिज सन, ठीक है। अब देखो यहां है डोंट गो नियर द फायर, जब भी डोंट से सेंटेंस शुरू होता है तो आपको ध्यान रखना है वहां नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ये सही ऑप्शन है लिखने का, लेकिन पेपर में आपको देंगे टू प्लस नॉट प्लस V1। तो अगर टू और V1 के बीच में कुछ आता है तो वो हमेशा गलत होता है, और अगर 2 प्लस V1 को नेगेटिव करना है तो नॉट हमेशा उससे पहले लिखा जाना चाहिए। अब तुम ध्यान से देखो 2 प्लस गो के बीच में नॉट लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। हमारा आंसर क्या बना, नॉट टू गो नियर द फायर। तो कहता फादर वॉन्ट हिज सन नॉट टू गो नियर द फायर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर इंपेरेटिव सेंटेंस का आपका इंडायरेक्ट स्पीच आता है और वो नेगेटिव हो तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अगर नेगेटिव करना है तो नॉट उससे हमेशा पहले ही होना चाहिए, उन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। यहीं पर आपको कंफ्यूज करता है वो इस तरीके के सेंटेंसेस में। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु वॉक्स इन स्लीप, कह रहा वो व्यक्ति जो नींद में चलता हो, ठीक है। वैसे तो उसका आंसर होता है सोमनैम्बुलिज्म, ठीक है।
सोमनैम्बुलिज्म में एम्बुल वर्ड जो होता है वो वॉक का होता है, वो मूवमेंट का होता है। सोमना वर्ड जो होता है ना, सोमना, इसका मतलब स्लीपिंग से होता है। एम्बुल का मतलब होता है चलना, तो नींद में चलने को कहते हैं। तो इसका मतलब ये आंसर हुआ। लेकिन क्लेप्टोमेनियक का भी आंसर बता देता हूं। क्लेप्टोमेनियक वो होता है जिसको एक्सेसिव चोरी करने का मन करता हो, मतलब एक लेवल से ज्यादा। एक होता है कि भाई अपने उसको अपने जीवन यापन को चलाने के लिए लोग चोरी करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति होता है उसको मजा आता है चोरी करने में। सो इसका एक एग्जांपल दे सकता हूं कि 12th क्लास में रिसेंटली अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ होगा फ्लेमिंगो में, इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, तो उसमें भी उसको बीमारी क्या थी, क्लेप्टोमेनियक था। वो क्लेप्टोमेनियक क्या था, वो उसे चोरी करने का शौक था, तो चोरी करता था, बार बार जेल में जाता था, बार बार भाग जाता था, बार बार जेल में जाता था। तो ही वॉज अ क्लेप्टोमेनियक। क्लेप्टोमेनियक वन हु लाइक टू स्टील, ठीक है, मतलब एक्सेसिव, कोई चीज एक्सेस हो जाना किसी चीज को, तब वो मैनियाक हो जाता है। पागलपन, चोरी करने का पागलपन को कहते हैं। हाइड्रोफोबिया जानते हो, फोबिया का मतलब डर होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, तो जिसे पानी से डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब किसी को रेबीज का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। रेबीज जब असर कर जाती है तो उसके बाद व्यक्ति जो होता है वो पानी से भी डरने लगता है, दैट इज हाइड्रोफोबिया। इनफॉलिएबल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हाईली ट्रस्ट, जिस पे हाईली ट्रस्ट किया जा सके, जो सब पे ट्रस्ट कर लेता हो, ठीक है, उसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। देखो इसमें ग्रामर का कोई एरर है वो देख लीजिए। चलिए मैं बता देता हूं आपको, समझ लीजिए। एरर है हमारा बी पार्ट में। अब बी पार्ट में क्या एरर है आप ध्यान से समझ लें, ये क्वेश्चन रिपीटेडली पेपर में पूछे जाते हैं, तो मैं बता देता हूं। ये जो डिस्पाइट वर्ड होता है ना, इसके बाद ऑफ मत लगाया करो, गलत होता है इसके बाद ऑफ लगाना। हाँ, अगर इंस्पाइट है तो इसके बाद ऑफ लगता है। सो डिस्पाइट के बाद ऑफ मत लगाया करो। इसका मतलब है कि डिस्पाइट इज इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ। सो इंस्पाइट ऑफ लिखो या डिस्पाइट लिखो, ऑफ डिस्पाइट के बाद मत लगाया करो, क्योंकि डिस्पाइट क्या होता है, एक तरह से ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ठीक है। सो इसके बाद कभी भी आपको क्या नहीं लिखना पड़ता है, कभी भी प्रेपोजिशन नहीं देनी पड़ती है, सो यहां मत दिया करो। तो हमारा ऑप्शन क्या है, डिस्पाइट में गलत है, ऑफ नहीं आना चाहिए इसके साथ। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है गिवन बिलो आर फोर। फिर से जंबल्ड सेंटेंसेस हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए शी आ गया तो शी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, हमेशा शी प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसके लिए लगाया गया वो सबसे पहला होना चाहिए। मारिया को लगाया गया है तो देखो मारिया ही सबसे पहला आंसर होना चाहिए हमारा। मारिया हैज अ कपकेक के बिजनेस, तो सी सबसे पहला होना चाहिए। और सी ये और ये नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा। तो शी मेक्स द कपकेक्स एट होम इन द मॉर्निंग, तो ये दोनों मैच कर गए, सी डी, तो हमारा आंसर हो गया सी, ठीक है। तो बड़ा ईजी है, इसको ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो क्लियर हो जाएगी बातें। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब इसका इडियम का मीनिंग बताना है आपको, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैब, तो चारों में से देख लेना है, तो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब हो रहा है हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, यानी कि मतलब जो बहुत अच्छा वक्ता हो उसको कहा जाता है ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब। उसको बोलने का मतलब बहुत अच्छा, एक उसको भगवान ने दिया हुआ एक गिफ्ट है कि वो बहुत अच्छा बोलता है। तो दैट मीन्स हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, इसका मीनिंग ये होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे, बाकी ये इसके आंसर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ नंबर इफ नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किस में करना है, टू डू दैट ही थॉट, ठीक है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन करना है आपको। अब सब्स्टिट्यूशन इन चारों में से एक होगा, तो बेसिकली अब वहां पर भी वही बात आता है, नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है इसमें, ये आंसर नहीं होगा, ये गलती है इसमें, ठीक है। फॉर डूइंग ही परसिस्टेड, फॉर डूइंग नहीं होगा, फॉर डूइंग दिस नहीं होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, इसका क्या वो है मैं समझा देता हूँ। अब वही बात अभी जो मैंने समझाया कि परसिस्टेड वर्ब जो होती है वो आगे का परसिस्ट के बाद जो भी एक्शन आप लिखोगे, परसिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर अड़े रहना, कंटिन्यू करना किसी भी काम को, तो इसका मतलब ये होता है। तो इसके आगे जो भी एक्शन लिखा जाएगा वो एक्शन फ्यूचर का होगा, या फिर वो एक्शन इस एक्शन से पहले का होगा, या फिर वो एक्शन इसी के बराबर चल रहा होगा। तो आप कहोगे सर परसिस्ट का मतलब है कि जिस एक्शन को वो कर रहा है उसी को कंटिन्यू करने की परसिस्टेंस कर रहा है।
तो इसका मतलब है कि जो भी एक्शन डू करने का एक्शन जो भी होगा वो इसके साथ साथ चल रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिरंड फॉर्म्स दो एक्शंस के लिए लिखे जाते हैं, या तो वो एक्शन उस एक्शन से पहले हो गया हो, उसके बराबर में चल रहा हो। फ्यूचर के एक्शन के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, जिरंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा आंसर इन डूइंग व्हाट ही थॉट होना चाहिए, टू डू व्हाट ही थिंक्स होना चाहिए। तो टू डू व्हाट ही थिंक्स तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो फ्यूचर की बात बताता है। इन डूइंग होना चाहिए, क्यों? क्योंकि परसिस्ट का मतलब है वो कंटिन्यूस कर रहा है उस काम को। अब दूसरी बात ये समझ लो कि ही परसिस्टेड इन डूइंग दैट, यहां पर किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, मैं समझाता हूं। ये जो दैट होता है ना, ये ओनली कंजंक्शन होता है, ओनली कंजंक्शन। सो इसका काम सिर्फ और सिर्फ दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना होता है। इसका मतलब है कि जब भी आप दो सेंटेंस को कनेक्ट करोगे तो दैट का यूज होना चाहिए, वहां पर और किसी की नीड नहीं होनी चाहिए। लेकिन व्हाट का काम क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। व्हाट का काम कंजंक्शन प्लस सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी होता है। यानी कि मतलब व्हाट दो तरीके से काम करता है। एक तरीके से हम रिलेटिव प्रोनाउन मान लें। सो व्हाट का काम है कंजंक्शन की तरह भी काम करना और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करना। तो अगर हमें सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, एक तो कंजंक्शन चाहिए ही चाहिए और उसके साथ साथ उस सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनाकर किसी को लिखना है, तो हमें व्हाट का यूज करना चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर हमें कंजंक्शन की जरूरत हो तो दैट का यूज करना चाहिए। दोनों सब्स्टिट्यूट होते हैं। अब जैसे मैंने लिखा आई नो दैट यू टीच इंग्लिश। अब हमने देखा कि आई नो अपने आप में एक सेंटेंस है और दैट यू टीच इंग्लिश उस नो वर्ब का पूरा ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन अगर हम देखें दूसरा सेंटेंस यू टीच इंग्लिश में यू सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब हो गया और इंग्लिश उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ना तो हमें इस सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट की नीड है, ना इस सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की नीड है। तो फिर दैट यहां पर ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस आगे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट भी कंप्लीट है और ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट है। तो सिर्फ हमें कंजंक्शन चाहिए, तो दैट हमारा कंजंक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, आई नो दैट यू टीच, तो तुम कहोगे सर ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? कि आई नो का ऑब्जेक्ट तो तुमने इसको तो बना दिया सेंटेंस को, लेकिन यू टीच, टीच वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां गया? तो टीच वर्ब का तो ऑब्जेक्ट ही गिवन नहीं है। अब टीच वर्ब के ऑब्जेक्ट को देना है हमें, तो हमें दैट नहीं लगा सकते, यहां लगाएंगे व्हाट। या तो हम यहां ऑब्जेक्ट दे दें, नहीं तो हम व्हाट क्या करेगा, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम भी करेगा और ये ऑब्जेक्ट भी बनने का काम करेगा। सो ये आई नो व्हाट यू टीच, मैं जानता हूं तुम क्या पढ़ाते हो। सो बेसिकली यहां पर भी देखो ही परसिस्टेड इन डूइंग, ही थॉट वॉज राइट। अब ही थॉट के बाद क्या उसने सोचा, उसका ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है हमारे पास। ही थॉट वॉट, तो वो वॉट क्या आना चाहिए, यहां दैट की जगह आना चाहिए। तो इसलिए देखो नो सब्स्टिट्यूशन का तो आंसर बनेगा नहीं, इसमें दिस दिया है दैट दिया नहीं है। अब वॉट दो में दिया है, ये रहा। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा, क्योंकि परसिस्टेड के साथ जो एक्शन है वो कंटिन्यू चलेगा, तो टू डू आ नहीं सकता, इसलिए ये गलत हो गया, डूइंग हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई? तो ये अगर आपको ग्रामर क्लियर है तो आंसर आप सटीक तरीके से निकाल लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव फॉर्म बतानी है। सो ये जो पैसिव है ना, अगर आपने पैसिव किसी अच्छे टीचर या किताब से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए 2 + V1 का पैसिव बनना है इसमें। द लैम्प इज रेडी, इसमें एक इज वर्ब है हमारे पास और एक ईट वर्ब है हमारे पास। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो इज वर्ब है ना, ये ट्रांजिटिव नहीं होती। ट्रांजिटिव का मतलब इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। सो इस वर्ब का तो पैसिव बनेगा ही नहीं। लेकिन ईट वर्ब जो होती है वो ट्रांजिटिव होती है। ईट के बाद हमें बताना पड़ेगा क्या खाया। सो ईट वर्ब पैसिव है, तो इनका पैसिव बनाया जा सकता है। अब ध्यान रखो, ईट का ऑब्जेक्ट कौन है, लैम्ब ही है। द लैम्ब इज रेडी टू ईट। अब यहां पर दो मीनिंग निकलते हैं, या तो लैम्ब तैयार था खाने के लिए, या लैम्ब तैयार था खाया जाने के लिए। तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है ना, ये एक्टिव वॉइस भी, एक्टिव का भी मीनिंग कन्वे करता है और पैसिव का भी मीनिंग कन्वे करता है। लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर पैसिव बनाना है हमें, तो क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वही इस ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो हमें इसको तो छेड़ना नहीं है, सिर्फ इसको ही हमें क्या करना है, पैसिव बना देना है। तो जब भी 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनाओ तो 2 + बी + वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया करो, बन गया पैसिव। तो अब देखो टू बी ईटन कर लो, देख लो कहां पाएगा टू बी ईटन। टू बी ईटन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये रहा। बी टू ईटन नहीं होगा, टू बी ईटन ये रहा। द लैम्प इज रेडी टू बी ईटन, तो हमारा डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सेंश्योर,
सेंश्योर वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो सेंश्योर वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से डिसअप्रूवल, या मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, किसी भी चीज का डिसअप्रूव कर देना, मना कर देना किसी काम को, सेंश्योर का मतलब ये होता है। अब डिसअप्रूवल का लगभग सेम मीनिंग डिस्ट्रस्ट, शेम या क्रिटिसिज्म हो जाता है। प्रेज करना क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। एक तरीके से किसी को डिसअप्रूव कर रहे हो, एक तरीके से किसी को प्रेज कर रहे हो, ठीक है, तो ये एंटोनिम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है एक तरीके से आप सिनोनिम ही बता देता हूं, अफेक्शन एक तरीके से, या फिर मैं बोलूं किसी चीज के लिए वीकनेस। तो वीकनेस कैसे हो जाएगा, जिससे अफेक्शन होगा वो वीकनेस भी हो जाएगी आपकी। तो इसका आंसर वीकनेस हो गया हमारा। डिसलाइक, हेट और ये सब क्या है, इसके एंटोनिम है, ठीक है, जबकि पूछा गया है हमसे सिनोनिम। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो आप लोग। देखिए, द टीचर वॉज इल एंड टेकिंग रेस्ट इन द स्टाफ रूम। अब इसमें एरर किस में, एरर होगा हमारा बी में। क्यों एरर होगा मैं बता देता हूं। इस टेकिंग से पहले वॉज आना चाहिए, इस टेकिंग से पहले वॉज आना चाहिए। अब यहां पर होता क्या है मैं आपको समझा देता हूं। जो बच्चे क्या है ज्यादा ग्रामर को नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं, 90% चांसेस है कि वो इस क्वेश्चन को ठीक कर जाएंगे। क्यों ठीक कर जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे अपना। लेकिन जिन्होंने थोड़ी बहुत भी या आधी अधूरी कहते हैं ना, जिन्होंने आधी अधूरी ग्रामर पढ़ी है, वो अपना ज़्यादा दिमाग चलाएंगे और इसको गलत कर देंगे। कैसे गलत कर देंगे, जिसने भी आधी अधूरी ग्रामर पढ़ी है उसको ये पता है कि जो वर्ब होती है, अगर दो वर्ब के लिए सेम ही वर्ब का यूज हो तो फिर क्या होगा, हम उसे कॉमन कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आई कैन टीच एंड ट्रेन द स्टूडेंट्स। अब देखो, मैंने यहां पर कैन हेल्पिंग वर्ब का, कैन मॉडल वर्ब का जो है मैंने यूज किया है। अब कैन के साथ मैंने वर्ब की बेस फॉर्म यूज की है और एंड के बाद मैंने दोबारा वर्ब की बेस फॉर्म यूज किया। तो मुझे यहां पर दोबारा कैन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही कैन जो है दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कैसे, आई कैन टीच एंड कैन ट्रेन द स्टूडेंट्स। तो मुझे कैन को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैन दोनों के साथ सेम वर्ब लेगा। कैन के बाद वर्ब की बेस फॉर्म या तो दोनों ही बेस फॉर्म है, तो इसके साथ एक ही बार कैन लगाने की जरूरत है आपको, दो बार कैन लगाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही मैं बोलूं द टीचर वॉज इल एंड टेकिंग रेस्ट इन द स्टाफ रूम, तो बच्चा क्या समझेगा, वॉज यहां पर इसके लिए लग गया और टेकिंग के लिए भी वॉज लग गया। तो एक तरीके से दो बार वॉज देने की जरूरत नहीं है, एक ही से दोनों का काम चल जाएगा। हाँ चल जाता है, लेकिन हमें यह भी देखना है क्या दोनों का टेंस सेम है। भाई यहां तो क्या था, कैन ही कैन लगता है दोनों के साथ, टेंस तो अलग अलग नहीं था। लेकिन देखो यहां पर वॉज के बाद ये वर्ड क्या लिखा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है क्या, नहीं ना। इल क्या है, इल एक एडजेक्टिव होता है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसे वर्ब तो मान नहीं सकते आप। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो हमारी मेन वर्ब तो वॉज हुई ना। भाई ज्यादातर बच्चों को यही बात क्लियर नहीं होती कि वॉज जो होती है वो आज तक ज्यादातर बच्चों ने, आपने ग्रेजुएट भी हो गए हो, लेकिन मैं श्योरली आपको बता रहा हूं कि ज्यादातर बच्चों को ये पता ही नहीं है कि वॉज, इज एम आर, वॉज वर्ब मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है। अरे भाई समझ लो, इज एम आर वॉज वर्ब मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। अगर इज एम आर वॉज वर्ब इसके बाद कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि फिर ये क्या हो जाएगी, उसकी मेन वर्ब। लेकिन अगर इज एम आर वॉज वर्ब के साथ कभी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है, कोई एडजेक्टिव दिखता है या कोई नाउन या प्रोनाउन दिखता है, तो फिर ये क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, लिंक करने का काम करते हैं, इन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, तो अब इस एम को क्या आप हेल्पिंग वर्ब मान लोगे? अगर तुम मान भी रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि इसके साथ आईएनजी फॉर्म ही नहीं है। एम तो यहां खुद मेन वर्ब है, जो क्या कर रही है, आई और टीचर को क्या कर रही है, लिंक कर रही है, इसीलिए इसको लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है, तब ये मेन वर्ब होती है।
सो यहां ध्यान से देखो आप कि यहां वॉज क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब अगर है तो इसकी फॉर्म भी होगी कोई। वॉज हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वॉज और वर्ब सेकंड फॉर्म होते हैं, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होते हैं बी फॉर्म्स की। तो यहां सेकंड फॉर्म है तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना। सेकंड फॉर्म किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन ये टेकिंग जो है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अब तुम्हें पता है कि इंग्लिश के अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब्स के कभी नहीं बैठती है। सो जब इसको मेन वर्ब मान लिया, इसका टेंस अलग हो गया, अब ये आईएनजी फॉर्म है तो ये कंटीन्यूअस टेंस होना चाहिए था। तो कंटीन्यूअस टेंस को तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, तो वॉज यहां लिखना पड़ेगा दोबारा से। अब तुम सर वहां भी तो वॉज लिखा है, अरे भाई ये मेन वर्ब है, अगर इसी को कॉमन कर दोगे तो यहां तो दो मेन वर्ब मान ली जाएंगी ना, क्योंकि इसको कॉमन किया तो ये यहाँ मेन वर्ब थी, तो यहां भी मेन वर्ब भी मानी जाएगी। तो दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। यहां पर हमें देनी है हेल्पिंग वर्ब, तो हमें हेल्पिंग वर्ब के लिए एक वॉज अलग से देना पड़ेगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी दो सेंटेंस जुड़े हों, अगर उनमें हेल्पिंग वर्ब उनकी हेल्पिंग वर्ब सेम हो तो उनको कॉमन कर लिया जाता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब दिखने में भले ही सेम लग रही हो, लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग हो, तो दोनों बार भी अलग अलग देनी पड़ेंगी आपको। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल और देके समझाता हूं आपको तो क्लियर हो जाएगा। अब मान लो ये जो कट वर्ब होता है, कट, इसकी तुम सबको पता है कि तीनों फॉर्म सेम होती हैं, इजंट इट? तीनों फॉर्म सेम होती हैं। अब अगर मैं लिखूं आई कैन कट या आई हैव एंड कैन कट मोर ट्रीज। अब देखो ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कट हमने क्या कर दिया, दोनों के लिए कॉमन कर दिया। मैंने हैव के साथ भी कट लिखना है और कैन के साथ भी कट लिखना है, इसलिए कट को मैंने दो बार नहीं लिखा, मैंने लिखा आई हैव एंड कैन कट मोर ट्रीज। मैं कई पेड़ काट चुका हूं और कई काट सकता हूं। तो अब ये अगर हेल्पिंग वर्ब है, अगर मेन वर्ब मानते तो मेन वर्ब ये हो नहीं सकती, क्योंकि हैव के बाद कोई ना कोई पोजेशन बताना पड़ता है हमें। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ ब्रदर, ऐसे बोलना पड़ता है। हैव के आगे कुछ है तो है नहीं। हैव अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो मेन वर्ब होनी चाहिए। अब इस कट को ही हम इसकी मेन वर्ब मान रहे हैं। लेकिन तुम ध्यान से देखो, कैन के बाद जब भी कट लिखा जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन क्या हैव के साथ कभी कट जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है? हैव के साथ हमेशा कट वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि कट वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है। अब जब कट होता है तो तुम ये थोड़ी मान लोगे कि इसी को कॉमन कर लिया। अगर इसको कॉमन करोगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं मान ली जाएगी। तो हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे मान लोगे, और कैन के साथ तो होती है, हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए यहां दोबारा से कट देना पड़ेगा। अब इसको हमें थर्ड मानना पड़ेगा, इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है कि कभी भी दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया हो और उनकी वर्ब सेम हो तो देख लेना कि क्या वो सेम फॉर्म में है, तो चल जाएगा कॉमन। लेकिन अगर वो सेम फॉर्म में नहीं आ रही है तो फिर कॉमन नहीं चलेगा, अलग अलग देनी ही पड़ेगी, चाहे दिखने में भी वो सेम क्यों ना लग रही है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन। स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कठोर, स्ट्रिक्ट, किसी भी काम को लेकर स्ट्रिक्ट होना। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर है स्ट्रिक्ट। मैलो का मतलब होता है सॉफ्ट, श्रूड का मतलब होता है बहुत चालाक आदमी जो होता है, प्राउड का मतलब घमंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वर्ड है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो नर्चर की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, पार्टिकल की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, कंसाइज की स्पेलिंग गलत है, डिसर्न की बिल्कुल ठीक है। कंसाइज कोई वर्ड नहीं होता, कंसाइज होता है। कंसाइज मतलब संक्षिप्त, छोटा, तो कंसाइज होता है, कंसाइज नहीं होता, कंसाइज होता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। ये आ गया हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा तो ध्यान से देखें। इन जुलाई 1937 द जापानीज यूज्ड एन इंसिडेंट टू प्रोवोक अ वार। दे डैश चाइना एंड ऑक्यूपाइड अ मेजर पोर्शन डैश इट। दे डैश इंक्लूड चाइना, इंक्लूड नहीं होगा, इन्वेडेड हो सकता है। इन्वेडेड का मतलब है किसी पर हमला कर देना, तो जापान ने चाइना पर हमला किया। दे इन्वेडेड चाइना एंड ऑक्यूपाइड अ मेजर पोर्शन फॉर इट, ऑफ इट, फ्रॉम इट। अब ये पोजेशन है, पोजेशन की प्रीपोजिशन ऑफ होती है तो ऑफ लिखो, मेजर पोर्शन ऑफ इट। चाइनीज एंड जापानीज डैश डैश्ड इन नॉर्दर्न चाइना। चाइनीज एंड जापानीज, यहां पर क्या है, कारवां, क्राउड या मॉब्स, इनकी फोर्सेस में, फोर्सेस के लिए ट्रूप्स का यूज होता है। जो हमारा आपका कलेक्टिव नाउन होता है, जो हमारा सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसको ट्रूप्स कहा जाता है, तो यहां पर ट्रूप्स आएगा। डैश्ड इनटू द चाइना, थ्रोविंग द एंटायर कंट्री इनटू what?
ट्रैंक्विलिटी शांति होता है, पीस शांति होता है, प्रोग्रेस की बात हो ही नहीं रही। टर्मोइल, टर्मोइल मतलब बहुत बड़ा एक तरीके से डिजास्टर आ जाना, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल वर शॉट डैश डेथ। अब शॉट डेस्टिनेशन, शॉर्ट करते ही उनकी डेस्टिनेशन क्या हुई, डेथ। तो डेस्टिनेशन की प्रपोजिशन हमेशा टू होती है, ठीक है। तो देखो यहां पर आ गया टू, शॉर्ट टू डेथ। बात क्लियर हुई, सिंपल आता है, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी भी अगर ग्रामेटिकल नॉलेज है आपको तो इट्स नॉट वेरी हार्ड, आप बहुत आराम से इसको कर लोगे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम है लेट वंस हेयर डाउन, याद रख लें इसको, ऐसे ईडियम आएंगे आपके पास तो ईडियम करके जाएं। लेट वंस हेयर डाउन का मतलब होता है टू रिलैक्स एंड एंजॉय देमसेल्व्स, ठीक है। मतलब किसी को रिलैक्स करने देना, एंजॉय करने देने को हम लेट वंस हेयर डाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखूं लेट हिम his hair down। इसका सीधा सीधा मतलब मैं बोल रहा हूं कि उसे एंजॉय करने दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड थ्रिफ्टी। देखो थ्रिफ्टी का मतलब होता है कम खर्चीला, कम खर्चीला, ठीक है, जिसका हाथ बंधा हुआ हो, ठीक है, जो ज्यादा खर्चा ना करता हो उसको हम कहते हैं थ्रिफ्टी। तो थ्रिफ्टी का मतलब सिनोनिम पूछा है, फ्रूगल भी होता है, डिस्क्रीट और ये रिजिड, ये तीनों अलग मीनिंग है इसके, ठीक है। तो थ्रिफ्टी का मतलब कम खर्चीला, जो कम खर्च करता हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट। चलिए ये हमारे इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन हु एक्सेसिवली एंड अनड्यूली वरीड आउट हैविंग अ सीरियस इलनेस। अब देखो ये भी क्या होता है कि कुछ लोगों के को ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर कि कहीं वो बीमार ना हो जाए, कहीं वो बीमार ना हो जाए अपनी बीमारी को लेकर। मतलब उनको अगर सिर में भी दर्द होता है तो उन्हें ये लगता है कि अरे मैं बीमार तो नहीं हो गया, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं होगी। तो ऐसे लोग जिनको एक्सेसिवली और अनड्यूली वरीड रहते हैं, मतलब उनको कुछ है भी नहीं फिर भी वो डरते रहते हैं यार मुझे कुछ ऐसा ना हो जाए, मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, ऐसे लोगों को हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक। कैसा? हाइपोकॉन्ड्रियाक, ठीक है। फेनेटिक नहीं होगा, फेमिनिस्ट नहीं होगा, फेटलिस्ट नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को हमें क्या कहना चाहिए? हाइपोकॉन्ड्रियाक। तो चलिए ये था हमारा इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे, कुछ अच्छे वर्ड्स सीखने को मिले होंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही मॉक टेस्ट में और भी बहुत सारे लाने वाला हूं, तो आप देखते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियोज़ को लास्ट तक देखिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। Thank you so much for watching.